बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असीम मलिक, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 MD-CAT फिज़िक्स का डिस्कस करेंगे। टाइटल ऑफ यूनिट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इसमें जो कंटेंट्स हैं आप देख सकते हो। वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि W=FD वाले फॉर्मूले पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द आइडिया अबाउट KE हाफ mv² वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। उसके बाद हम इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इन ग्रेविटेशनल फील्ड के कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी को समराइज करेंगे। एंड लास्ट वी हैव पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड यूज पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम भी है, और ये पावर इज इक्वल टू FV के बराबर भी लिखा जाता है। सो ये कुछ कंटेंट्स हैं हमारे यूनिट के हवाले से। ओके, वर्क के हवाले से अगर हम डेफिनेशन को रिलेट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जनरल डेफिनेशन जो आप पढ़ते हो उसमें आप क्या नॉर्मली यूज करते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर कंडीशन आती है दैट इज F वेक्टर डॉट D वेक्टर, एंड इसको ओपन करने पे या तो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट होना चाहिए। अब जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम शोन, इसमें अगर हम पैरेलल कंपोनेंट तलाश करें, जी अगर हम इसमें देखें पैरेलल कंपोनेंट तलाश करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ये फोर्स की लाइन है, और एक बेसिक रूल है कि दो वेक्टरों के दरमियान जो थीटा होता है वो हमेशा उनकी टेल्स के दरमियान में होता है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की टेल्स के दरमियान अवेलेबल एंगल इज इक्वल टू थीटा। नाउ क्वेश्चन कम्स दैट कि हम एक बॉडी पे फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन वो डिस्प्लेस इधर कर रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स का कोई कंपोनेंट होगा जो कि अफेक्टिव कंपोनेंट है, जो उसको फॉरवर्ड मूव करवाता है। सो अगर हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट है, अब दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अगर हम फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, और कंपोनेंट्स बनाते हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम जानते हैं कि एक कंपोनेंट ये बनना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट ये है। अब एक लम्हे के लिए साइन या कॉज को साइड पे रखते हैं कि साइन कॉस थीटा में होना चाहिए यहाँ पे, या फिर कॉस थीटा होना चाहिए, से डिनोट करेंगे। नाउ रूल इज दैट कि जिस साइड पे थीटा होता है वो इनफैक्ट कॉज वाला कंपोनेंट उसको नाम दिया जाता है, दैट बिकम F cos थीटा एंड दैट इज F sin थीटा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये दरअसल अफेक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि वर्क डन इसी ने डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कवर किया, इसने वर्क डन नहीं करवाया, तो ये इनअफेक्टिव कंपोनेंट है। सो पहले तो ये चीज जो हमने क्लियर रखनी है वो ये है कि वर्क डन इज परफॉर्म ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट्स, नॉट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट टू द पॉइंट कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी F डॉट D, ये दोनों बोल्ड करने का मतलब है ये वेक्टर लिखे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में, या सम टाइम हम डिस्प्लेसमेंट का भी पैरेलल कंपोनेंट देख सकते हैं। इन दैट केस हम उसका वर्क निकाल सकते हैं। अदर इक्वेशन इज W इज इक्वल टू FS। S सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन में चेनिंग करते हैं तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू S VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट ने रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट लिया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी VI है वो 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो A है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F ओवर m में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो व्हाट यू विल हैव इन द नेक्स्ट स्टेप, ये फैक्टर 0 हो जाएगा और F इंटू F मल्टीप्लाई होकर F स्क्वायर T स्क्वायर ओवर 2m में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपने ये फॉर्मूला याद भी रखना है, और इसकी वैलिडिटी कब अप्लाई करोगे आप, अगर ऑब्जेक्ट ने रेस्ट पोजीशन से VI इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट लिया। ओके, अब ये जो जनरल केस हम डिस्कस कर रहे थे इसमें थीटा F वेक्टर एंड D वेक्टर के दरमियान में था, और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो W इज इक्वल टू F इंटू D, W इज इक्वल टू D टाइम्स F पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाज F cos थीटा, ऑन मल्टीप्लिकेशन यू विल हैव FD cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हो कि अगर थीटा में यहाँ 1 पुट करता हूँ, cos थीटा 0 पुट करता हूँ, cos 0 कितना हो जाएगा 1। अब cos 0 1 पुट करने पे W बिकम्स W मैक्स। देखिए बेसिक फॉर्मूला इसको डिराइव करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास वर्क की इक्वेशन क्या बनी है, W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दिया जाए, इन दैट सिचुएशन W इज इक्वल टू FD cos ऑफ 0
cos 0 इज 1, तो इसको हम W max का नाम देंगे. सो W max इज इक्वल टू F टाइम्स D, और यही फैक्टर अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज W इक्वल टू W max इंटू कॉज ऑफ थीटा. सो अब नेक्स्ट स्टेप पे आप थीटा की डिफरेंट वेरिएशंस बनाते रहेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स हैं वो बनते रहेंगे, जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे वर्क डन की कंडीशन W max cos थीटा है, अगर तो हो एक्यूट एंगल से मुराद एंगल लेस देन 90 होता है. इन दिस सिचुएशन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 90, द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. अगर आप कॉज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो 0 से लेके लेस देन 90 यानी कि 89 तक आप कोई भी नंबर पुट करके देखें, कॉज का आंसर हमेशा प्लस में आएगा. यही रीजन है कि इस रेंज के अंदर वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव. अगर हम इसमें एग्जैक्टली पैरेलल वाली कंडीशन पुट करते हैं, क्योंकि ये जनरल कंडीशन थी 0 से लेके 89 तक, 90 से पहले लेस देन 90. अगर हम एग्जैक्टली 0 पुट करेंगे, cos 0 इज +1 मीन्स के वर्क डन पॉजिटिव मैक्सिमम आना चाहिए. एंड लाइकवाइज अगर यहाँ पे थीटा 90 पुट करेंगे, cos 90 बिकम 0, वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0, जिसको हम मिनिमम वर्क का नाम दे सकते हैं. ओके, अब इसके कुछ अगली वेरिएशंस हैं. वर्क डन 0 पे हम बात कर चुके हैं. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कि 90 से ज्यादा हो, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. तो अब देखें अगर हम 90 से ज्यादा एंगल पे हैं, मींस के 91 से लेके 180 तक हम बात करेंगे, इन दिस सिनेरियो वर्क डन विल बी नेगेटिव. कैलकुलेटर पे अगर आप 91 से 180 तक कॉज पुट करके देखो, हमेशा आपके पास आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए. और अगर हम इसमें थीटा 180 पुट करेंगे, ये एंटी पैरेलल वाली कंडीशन होती है जिस तरह ऑब्जेक्ट मूविंग फॉरवर्ड होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड बिहेव कर रही है. इन दिस सिचुएशन नेगेटिव मैक्सिमम वर्क विल बी परफॉर्म. तो वर्क को अगर हम जनरलाइज करते हैं कि वर्क डन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव मैक्स, लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव मैक्स, व्हेन डोमेन ऑफ द एंगल इज फ्रॉम 0 टू 180. और ये भी चीज याद रखिएगा कि दो वेक्टरों में जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है वो 180 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता. ओके, अब अभी जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने डिराइव किया था W max cos थीटा, इस फॉर्मूले में एंगल्स की वेरिएशंस पुट करते हुए कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स हम बना सकते हैं. इफ आई पुट थीटा इज इक्वल टू 0 हियर एट थीटा 0 डिग्री या 0 रेडियन, जो कि पैरेलल कंडीशन है, इन दिस कंडीशन फॉर्मूले में अगर आप cos 0 पुट करेंगे तो आंसर 1. सो ये 1 टाइम्स W max बन जाएगा. परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100% ऑफ W max. अगर हम इसमें थीटा 30 डिग्री पुट करते हैं जो कि π/6 रेडियन होता है, इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 0.866 टाइम्स W max या 86.6% ऑफ W max. सिमिलरली 45 पुट करने पे cos 45 1/√2 होगा एंड 1/√2 इज इक्वल टू 0.707, परसेंटेज में 70.7%. 60 डिग्री पे cos 60 1/2.5 या 50% में कन्वर्ट होगा. अगर हम 90 पुट करेंगे, cos 90 इज इक्वल टू 0 या 0% ऑफ W max. और अगर हम 180 पुट करते हैं, एंटी पैरेलल कंडीशन पाई रेडियंस के बराबर, cos 180 इज इक्वल टू -1, सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव -100% ऑफ W max. तो इसमें ऐसा आपको कोई बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जस्ट साइन cos tan की अगर वैल्यूज याद हैं तो आप ये इजीली सीक्वेंस बना सकते हो. ओके, अब यहां तक हमने जो केस डिस्कस किया वो जनरल केस था. जनरल केस में एंगल F और D के टेल्स के दरमियान में था. अब नई सिचुएशन जो हमारे सामने है वो जरा डिफरेंट है. अगर हम एंगल अदर एक्सिस के लिहाज से बनाते हैं, चेक करके देखें इसको. ये y एक्सिस का रेफरेंस हो गया और ये x एक्सिस का रेफरेंस है. इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स F अप्लाई की और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है इस डायरेक्शन में. अमूमन हम एंगल दोनों की टेल्स के दरमियान बना लिया करते हैं. अगर उसने मेंशन आपको कर दिया कि एंगल यहां पर है, अब सिचुएशन जरा चेंज हो जाएगी. जब हम फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, अब फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट यकीनन डिफरेंट होगा. एज यू कैन सी दैट कि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स बनाते हैं, एक कंपोनेंट यहां बनेगा फोर्स का, दूसरा कंपोनेंट यहां पे है. डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट ये वाला है, इफेक्टिव भी यही है, वर्क डन इसी ने परफॉर्म करना है. और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इनइफेक्टिव है, ये वर्क नहीं करेगा. नाउ थीटा की जो कन्वेंशन है, जिस साइड पे थीटा है उसको हम कॉज वाला कंपोनेंट बनाते हुए इस लाइन को F cos ऑफ थीटा का नाम दे सकते हैं और दिस लाइन वुड बी नेम्ड एज F sin थीटा. अब आप इसमें जब वर्क निकालोगे
वर्क फाइंड करने के लिए, जैसे कि हम पहले भी इसका तस्करा कर चुके हैं, ये D टाइम्स F पैरेलल होता है। अब F पैरेलल कॉज वाला नहीं है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हमें यहाँ F पैरेलल पुट करना है, विच इज इक्वल टू F साइन थीटा। सो इक्वेशन बिकम्स FD साइन थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ हमने सीखी कि वर्क डन के मामले में बुक में तो आपने यही पढ़ा कि कॉज ऑफ थीटा आता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस साइन थीटा भी इस्तेमाल हो सकता है। सो अगेन बैक टू द स्क्रीन, आप यू कैन चेक दिस कि अगर थीटा जो है वो एफ एंड अदर एक्सिस पे आ जाए, अदर एक्सिस यहाँ पे अब वाई एक्सिस है, तो इन दैट केस जब आप कंपोनेंट्स बनाओगे, अब फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा, और नया फॉर्मूला अब क्या बनेगा, एफ डी साइन ऑफ थीटा। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो साइन भी हो सकता है, वो कॉज भी हो सकता है, बट कन्वेंशनली हम उसको कॉज ऑफ थीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑफ वर्क। जैसे कि फॉर्मूले से हमें मालूम है कि ये एफ डी एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एक तो ये है कि ये फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, ये स्ट्रेट पाथ डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है, कर्व ट्रैक के लिए वैलिड भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम इसमें कैलकुलेशन के हवाले से जो फॉर्मूलाज हैं उनको माइंड में रखेंगे कि वर्क डन को हम डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह कैलकुलेट करते हैं और उसके फॉर्मूलाज हम कौन से यूज करते हैं। एक होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का कंपैरिजन, एक होगा वेरिएबल फोर्स का कंपैरिजन। तो पहले हम कांस्टेंट फोर्स के दो मेथड सीख लेते हैं, एक फॉर्मूला मेथड, दूसरा ग्राफ मेथड। जी, सबसे पहले देखें फॉर्मूला मेथड वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ डी कॉस थीटा and theta is the angle between f vector and d vector. So d into f parallel भी लिख सकते हो या f into d parallel भी लिखा जा सकता है। इन शॉर्ट पैरेलल कंपोनेंट्स वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम ग्राफ मेथड की तरफ आते हैं, यू कैन सी दैट कि हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब पिछले यूनिट में एक चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि किसी भी ग्राफ में इफ यू हैव f and d ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये फैक्टर किसके बराबर आएगा। तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है इट इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स वेरिएबल। अब वाई वेरिएबल पे फोर्स है, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स कि ये वर्क के बराबर आना चाहिए। सो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। सो जो ग्राफ का पॉइंट लिखा हुआ है क्लियर है कि वर्क डन अगर ग्राफ हो तो उससे हम उसका एरिया शेड कर लेंगे, यहाँ ग्राफ के वैल्यूज गिवन होती हैं, वहां से आप फाइंड कर लेते हो कि कितने जाउल्स का वर्क परफॉर्म हुआ। ओके, अब सेकंड वेरिएशन की तरफ आएंगे कि अगर वेरिएबल फोर्स हो, अब ऊपर जैसे कि मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट फोर्स एंड स्ट्रेट पाथ वैलिड है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है वो वेरिएबल फोर्स है एंड पाथ भी स्ट्रेट नहीं होगा। इन दैट सिनेरियो हमें जो फॉर्मूला फाइंड करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जी, वेरिएबल फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला वाइज एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा आई, इसमें स्मॉल सेगमेंट्स में पूरे पाथ को डिवाइड करना पड़ेगा, और वो सेगमेंट इतने स्मॉल होंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल की जो फोर्स होती है वो नियरली कांस्टेंट हो जाती है। सो इट मीन्स कि हमारे फॉर्मूले की जो दो लिमिटेशंस हैं, हम कर्व्ड ट्रैक को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हुए पूरी कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स होती है वो नियरली कांस्टेंट बिहेव करती है। अगर यही चीज़ ग्राफिकल मेथड से देखें तो ग्राफ में एक तो टेक्निक है कि आप पूरा इसका एरिया शेड कर लें, टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा, या फिर इक्वेशन से हम इसमें एक लिमिट पुट कर लेते हैं कि ये d जो है ये बहुत कम होना चाहिए ताकि हमारे पास ये जो एरर क्रिएटिंग पोर्शन है, जो डॉटेड लाइन यहाँ से बाहर जा रही थी, वो नहीं आना चाहिए। सो बाय दिस टेक्निक हम इसमें एरिया जो है वो फाइंड करते हुए टोटल वर्क निकाल लेते हैं अगर फोर्स वेरिएबल हो। For this, the path has been divided into n short intervals of displacement, कि हमने पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, डेल्टा d1, डेल्टा d2 एंड सो ऑन डेल्टा dn, एंड ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, जो हर स्मॉल इंटरवल होगा, द रिस्पेक्टिव फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो ये दो लिमिटेशंस हम इस वे में जाके फुलफिल कर लेते हैं और वर्क इक्वेशन को अप्लाई करते हुए टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसकी भी इक्वेशन आपने बुक में डिराइव की हुई है कि पाथ 1 अगर हमने ए से बी तक जाना है, पाथ 1
पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3, इन तीनों का वर्क जब आप फाइंड करते हो, डेरिवेशन आप बुक से देख लीजिएगा, तो इन तीनों का वर्क जब आप निकालते हो -mgh के बराबर आता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो तो इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं, और फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। मींस दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह से जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है ये भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव की एक और क्राइटेरिया कंडीशन भी आपको याद होगी कि अगर हम क्लोज पाथ में इसका वर्क निकालते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं, या तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो या किसी भी पाथ को क्लोज कर दें। ए से अगर हम पॉइंट बी तक जाते हैं, बी से दोबारा ए पे वापस आएंगे, इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करने से क्लोज पाथ का वर्क भी 0 हो जाता है। और यही कंडीशन अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, जैसे प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट है, अदर एग्जांपल्स में फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ मोटर है। तो ये सारे फोर्सेज हैं, ये वेरिएबल फोर्सेज होती हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द सिस्टम एंड दिस एनर्जी अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अगर एक बॉडी सर्टेन हाइट पे है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। सिमिलरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे एग्जांपल कैपेसिटर्स हैं वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। When a conservative force does positive work on a body, potential energy decreases। ये एक क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब जरा समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है। अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए तो यकीनन वो डाउनवर्ड है। इफ वी फ्रीली फॉल दिस ऑब्जेक्ट तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थीटा हो जाएगा 0। एंड इट इज ऑब्वियस के वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। सो अगर बॉडी नीचे की तरफ आता जाएगा तो क्या होगा, अगली पोजीशन पे पहले इसकी हाइट ज्यादा थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए इनिशियली। लेकिन जैसे वो इस पोजीशन पे आएगा, अब इसकी हाइट कम हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर ये किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करती है, उसके रिजल्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। यही चीज रिवर्स करके भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं, इफ दैट इज सम ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड लेवल है, अगर हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो तो हमेशा नीचे ही होती है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। अब अगर इन दोनों में एंगल 180 है, मींस दैट के इस वक्त वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जो कि मूव किया जा रहा है इसको। तो अगर इसकी हाइट बढ़ रही है, मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप इस पॉइंट को रिलेट करें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नेगेटिव होगा, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सो यही चीज यहाँ पे समराइज की थी हमने कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करती है तो इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की डिक्रीज हो रही है। एंड अगर एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स से नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया तो इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी हम जानते हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका जॉल होता है, और डायमेंशन वाइज ml² T-2 इसको लिखा जाता है। एक और चीज जो कि डिस्कशन में हमने डिस्कस की है भी, वर्क ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स नॉन जीरो मीन परफॉर्म होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ये वर्क परफॉर्म नहीं करते, रिमेंबर दिस पॉइंट। जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 2017 का ये पास पेपर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी इसके साथ है, बट पहले आप खुद गेस करेंगे आंसर देखने से पहले कि करेक्ट आंसर क्या है। द टोटल वर्क डन इन द फिगर इज, ओके, अब हमारे पास ग्राफ के वेरिएबल्स में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है। अब चूंकि ये पाथ क्लोज पाथ है, साइक्लिक कंडीशन बन जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट नेट बिकम 0, वर्क डन इज ऑल्सो 0। सो ऑप्शन नंबर डेल्टा इसका करेक्ट आंसर था। फॉर द साइक्लिक कंडीशन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, डी बिकम 0, वर्क ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, मास भी गिवन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, उस पर हम 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं।
द वर्क डन इन द फर्स्ट सेकंड विल बी। जी ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब देखिए वर्क डन का फंडामेंटल फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस है, लेकिन एस यहां उसने मेंशन कर दिया कि फर्स्ट सेकंड मीन nth सेकंड में फाइंड करें। प्रीवियस यूनिट में वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट के nth सेकंड के डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वी आई प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस 1। ऑब्जेक्ट ने जो कि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट लिया था, तो आप वी आई को इक्वल के बाद पुट करोगे उसको वी आई इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट फोर्स ओवर मास की रेशियो से आप निकाल सकते हो। फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, सो ए बिकम्स एफ ओवर एम, 2 डिवाइजर वैसे रहेगा, और n का मतलब फर्स्ट सेकंड मीन n इज इक्वल टू 1। सो आप देख सकते हैं सोल्यूशन इसका f ओवर 2m फॉर्मूला बनेगा, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 1/8 डिस्टेंस आ जाएगा। सो इसी इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे इसको, फोर्स वाज 5, s इज इक्वल टू 1/8, 5/8 जॉल इज द करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 3। The figure shows the force distance curve of a body moving along a straight line. The work done by the forces is। अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि एरिया अंडर ग्राफ निकालने का मतलब बेसिकली वर्क निकालना होता है। सो वी हैव द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स, डिस्टेंस बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी अगर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन देखा जाए। ओके अब देखिए ग्राफ आपके सामने ये 3 हिस्सों में ड्रॉ किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका एरिया शेड करते हैं, इसका एरिया शेड करते हैं और इसका एरिया शेड करके तीनों को सम कर दें तो हम वहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये वाला पोर्शन देखेंगे नेगेटिव एक्सिस पे आ गया, तो जब आप इसका एरिया फाइंड करने लगोगे, टोटल एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ इट इज इक्वल टू 3 सेगमेंट्स हैं तो 1 2 3 बना दें इसको, F1 A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 का मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया है, तो लेंथ इंटू विड्थ करें, इसकी लेंथ कितनी है +10, विड्थ कितनी है दैट इज इक्वल टू 1, सो इट सिंपली बिकम्स 10 into 1। अगर हम नेगेटिव एक्सिस को देखें तो इसकी विड्थ यहाँ पे 12 और 11 का डिफरेंस 1, और इसकी जो लेंथ आपको मिलेगी वो -10 है। सो इन दैट केस जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो है उसका 10 जॉल ही आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर अल्फा वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन। एक पर्सन ने एक बकेट को होल्ड किया हुआ है, मूव नहीं करा स्टार्ट में। होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब नेक्स्ट पोजीशन में ही वॉक्स 2 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ एंड देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। द टोटल वर्क डन बाय द मैन इज। 3 हिस्सों में आप पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड कर सकते हो। पहले उसने होल्डिंग की बात की है, इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा फॉर पोर्शन 1 ऑफ द स्टेटमेंट। इसको अगर पहले सॉल्व कर लें, अगर उसने होल्ड किया हुआ मीन्स के डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, ये फैक्टर तो 0 हो गया। फिर वो कहता है कि उसने हॉरिजॉन्टल मूव किया, तो हॉरिजॉन्टल पाथ के बकेट को आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो बट मूव आगे कर रहे हो, तो इन दैट केस डायग्राम अगर हम देखें, बकेट को हमने अपवर्ड लिफ्ट किया हुआ है, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एंगल इन दोनों के दरमियान 90 हो जाएगा। सो देयरफॉर सेकंड सिचुएशन में जब आप यहाँ एफ डी कॉस थीटा फॉर द सेकंड कंडीशन सॉल्व करोगे, थीटा बिकम्स 90, कॉस 90 0, ये फैक्टर भी 0, ये फैक्टर भी 0। अब थर्ड फैक्टर में उसने कहा कि क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो यही डायग्राम अब कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस अंदाज में कि उसने फोर्स भी अपवर्ड लगाई है और वो क्लाइंब अप भी अपवर्ड ही कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, और जब ये पैरेलल होंगे इन दैट सिचुएशन कॉज 0 डिग्री हो जाएगा। 60 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे 300 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर फोर्स गिवन है 5i प्लस 3j प्लस 0 के एंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी गिवन है, बताना ही है कंपोनेंट अलोंग विच द वर्क डन इज मैक्सिमम, कि किस कंपोनेंट के अलोंग वर्क डन मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम तीनों कंपोनेंट्स का वर्क अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। पहले आप x कंपोनेंट का वर्क निकालो, fx इंटू डी एक्स, 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 जाओ। सिमिलरली y और y कंपोनेंट सॉल्व करोगे तो 12, z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे 0 जाओ। तो हमने ही बताना था कि वर्क डन मैक्सिमम किसका है, तो ऑप्शन नंबर 15 जाउल कहाँ पे आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर अल्फा में आना चाहिए। और ये भी चीज आप देख सकते हो कि 15 जाउल का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, कंपोनेंट अलोंग विच द वर्क डन इज मैक्सिमम, वो कंपोनेंट कौन सा है, एक्स कंपोनेंट है।
एक्स कंपोनेंट्स के लॉन्ग मैक्सिमम वर्क आया, तो आप एक्सिस के लिहाज से जवाब दोगे कि जब हम एक्स एक्सिस वाले पोर्शन को देखें, इसके अलॉन्ग वर्क डन मैक्सिमम परफॉर्म हो रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू 1/2FD देन द फोर्स डूइंग वर्क इज। देखें क्वेश्चन ये था कि ग्राफ का एरिया उसने आपको पहले बता दिया 1/2FD। अब हमें ही पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि ये ट्रायंगुलर शेप का ग्राफ होना चाहिए। सो अगर ग्राफ कुछ इस तरह से होता और उसके नीचे अगर आप एरिया शेड करके फाइंड करते तो ये 1/2F इंटू डी आता। जब हमें ये पता चल गया कि ये इस शेप का ग्राफ है, यानी कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि ये लाइन इंक्रीज कर रही है, मीन्स फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ से आप क्लियरली जज कर सकते हो ग्राफ को रिलेट करते हो। ग्राफ उसने प्रोवाइड नहीं किया होगा आपको, आपने इसी को देख के जज करना है कि ग्राफ इसका किस तरह होना चाहिए। तो ये इंक्लाइंड लाइन ही होनी चाहिए। तो इंक्लाइंड लाइन इस चीज का सबूत है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर। Question 7. While calculating the work done due to variable force, dash is divided into n short intervals. ये आपकी बुक की स्टेटमेंट का लाइन है, वहां से आप देख भी सकते हो। बुक 1 पेज 79 सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, कि अगर वेरिएबल फोर्स बॉडी पे लग रही हो उसमें पाथ कर्व्ड बन जाता है। अब कर्व पाथ पे हम वर्क का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उस पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या डिवाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट तो डिवाइड नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन की निशानी है। फोर्स भी डिवाइड नहीं करते, हम बेसिकली क्या डिवाइड करते हैं, पाथ को। अक्सर बच्चे इसको ऑल ऑफ दिस टिक कर देते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट जरा गौर से बुक से पढ़िएगा कि हम यहाँ पाथ को n स्मॉल स्टेट डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करते हैं सच दैट फोर्स बिकम्स कांस्टेंट फॉर एवरी स्मॉल इंटरवल। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। पाथ को हमने n शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 8. Initially 4 identical uniform blocks as shown on the figure, each of mass m thickness h are spread on a table. How much work is done on the blocks in stacking them on top of one another? अच्छा, अब देखिए इन 4 ब्लॉक्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम पहली ब्रिक से स्टार्ट लेते हैं, पहली ब्रिक कहाँ पे पड़ी है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे अगर कोई बॉडी पड़ा हो तो उसकी तो हाइट 0 होती है। सो इन दैट केस आप कह सकते हो कि 4 ब्रिक्स का वर्क ही दरअसल आपको टोटल वर्क देगा। तो पहली ब्रिक के लिए mg इंटू एच लिखना था, लेकिन जो उसकी हाइट ग्राउंड से 0 है तो 0 h, ये सिंपली इसको 0 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ये जो दूसरी ब्रिक थी, सेकंड ब्रिक की ग्राउंड से हाइट देखनी है तो इसकी बेस देखें, इसकी बेस के ग्राउंड से जो हाइट है वो 1h के बराबर है। एक ब्रिक की हाइट को हम h से डिनोट कर रहे हैं। तो सेकंड ब्रिक की जो हाइट है दिस वन, सेकंड ब्रिक की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, mg इंटू 1h। इसी तरह से जो थर्ड ब्रिक है ये ग्राउंड से 2h की हाइट पे आ जाएगी। और जब आप इसमें w3 पुट करोगे, थर्ड ब्रिक के लिए हाइट यहाँ पे 2h, और लास्ट में फोर्थ ब्रिक के लिए इसकी जो ग्राउंड से हाइट, क्योंकि इसकी बेस से हाइट देखनी है, वो 3h हो जाएगी। So by putting all these factors 0 mgh, 1 mgh, 2, 3, 4 mgh, 3 mgh तक इनको ऐड करने पे टोटल आंसर इज इक्वल टू 6 mgh। तो 6 mgh ही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी से सिमिलर न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी आपने बुक में किया होगा। फॉर सिमिलर कॉन्सेप्ट सी फिजिक्स टेक्स्ट बुक 1 पेज 98 न्यूमेरिकल 4.3 से मिलता जुलता है, वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो। सो बाय दिस टेक्निक हम इसका जो वर्क है वो टोटल वैल्यूज के वाले से फाइंड कर लेते हैं। जी नेक्स्ट आगे चलेंगे। वर्क इज डन ऑन द बॉडी व्हेन, एक बहुत बेसिक सा सवाल है। वर्क इज डन ऑन द बॉडी व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट, इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज। अब मोस्टली बच्चों के माइंड में आता है कि ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, बट ये प्रिसाइज आंसर नहीं है। देखें, वर्क इज डन ऑन द बॉडी व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट, जरूरी नहीं होता कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वर्क भी हो जाए। जैसे अगर आप किसी दीवार को पुश करते हो, आप अपनी तरफ से तो फोर्स लगा रहे होते हो, बट वर्क डन कंफर्म तो नहीं है, हो वॉल मूव तो नहीं करेगी। इसी तरह से अगर चार्ली को देखें, इट मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, जैसे कि ये बकेट वाली एग्जांपल थी, आप इसको मूव तो करवा रहे हो लेकिन यहाँ पे थीटा 90 होने की वजह से वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ फोर्स लगा देना या डिस्प्लेसमेंट का कवर हो जाना वर्क को इंश्योर नहीं करता। वर्क की श्योरिटी कब मिलती है, अगर हम इस इक्वेशन को माइंड में रखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है ये।
अगर बॉडी की एनर्जी चेंज हो गई, अंडरस्टूड है कि वर्क डन उस पर परफॉर्म हुआ। सो करेक्ट आंसर इज बीटा ऑप्शन कि इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। कि अगर किसी भी बॉडी पे आपने कंफर्मेशन करनी है कि वर्क परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ये देखें कि क्या उसमें एनर्जी में चेंज आया है कि नहीं आया। सो ऑप्शन बीटा के लिहाज से अगर बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हुई है तो अंडरस्टूड है वर्क परफॉर्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन थे हमारे वर्क से रेलिवेंट। नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इन पॉइंट्स को हम कंबाइन करेंगे। एनर्जी के वाले से जो कॉमन डेफिनेशन अक्सर यूज होती है, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये क्लासिकल डेफिनेशन है एनर्जी की। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, दैट्स द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में अगर हम एक फ्लो चार्ट के जरिए से देखें, एनर्जी की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, बट हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि ड्यू टू मोशन होती है एंड इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये बॉडी में स्टोर नहीं होती। फॉर्मूले का जहां तक ताल्लुक है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरी फॉर्मूले की जो वैल्यू है पी स्क्वायर ओवर 2m, देखें ये डिराइव करके देख लेते हैं अगर आपको इसका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2m के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग, हाँ जी, मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम m खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये मोमेंटम का होल स्क्वायर हो जाएगा। m भी मोमेंटम है तो स्क्वायर p स्क्वायर 2m के ई, और जब आप इसमें के ई फाइंड करोगे दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। सिमिलरली अगर आप यहाँ से p फाइंड करना चाह रहे हो, p इज इक्वल टू 2m के ई स्क्वायर रूट। सो बैक टू द स्क्रीन, के ई की वैल्यू हमारे पास एक तो हाफ एम वी स्क्वायर की शक्ल में है, दूसरा के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m है। अच्छा, अब यहाँ एक और कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे अक्सर कर देते हैं, यहाँ पे m देखिए इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि हमें कांस्टेंट फैक्टर्स देख के जज करना है कि अगर ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का मतलब है के ई प्रोपोर्शनल टू m इफ v इज कांस्टेंट। ये इफ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंडीशनली चेक करना पड़ता है कौन सी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में अगर हम लिखते हैं के ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इफ p इज कांस्टेंट, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, तो यहां से पता ये चला कि डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हमें खुद से गेस नहीं करना होता, और वो हमेशा नहीं होता कि ये हमेशा ही मैथ्स डायरेक्ट होगा, इनवर्स भी हो सकता है, कंडीशनल होता है। तो कंडीशन आपने चेक कर लेनी है स्टेटमेंट के जरिए से कि अगर p कांस्टेंट हो तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स, अगर v कांस्टेंट होगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, जो बॉडी में एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ड्यू टू कंस्ट्रेंट स्टेट, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस कर दो, कंस्ट्रेंट हालत में आ जाता है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रेफरेंस लेवल से मेजर की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मेरे पास ग्राउंड जीरो रेफरेंस लेवल का पॉइंट है, तो ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो जीरो है। सो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी जीरो रेफरेंस लेवल से मेजर करते हैं और यह आर्बिट्रेरी होता है। जैसे कि चैप्टर 4 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हो कि एक टेबल पे एक बॉल एक सर्टन हाइट पे पड़ी है, स्टूडेंट 1 उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करता है mgh1 एंड स्टूडेंट 2 मेजर करता है mgh1 प्लस h2, तो कौन दोनों में से दुरुस्त है? सो दोनों ही सही होते हैं। उसकी वजह कि पहले स्टूडेंट ने टेबल टॉप को, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने टेबल टॉप को जीरो रेफरेंस लेवल माना, और स्टूडेंट 2 ने ग्राउंड को जीरो रेफरेंस लेवल फाइंड करते हुए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड किया। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रेफरेंस लेवल से फाइंड करते हैं और उसकी चॉइस आर्बिट्रेरी होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है, ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर लेके आए, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू mgh, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो ये -gmm/r, चैप्टर 4 में आपने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। जहाँ तक साइंस की बात है, के ई हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि यहाँ स्केयर वैल्यूज हैं, नेगेटिव भी होगा तो प्लस होकर स्केयर में आंसर प्लस हो जाता है। अब ये दोनों हो सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है इस फॉर्मूले पे, नेगेटिव भी हो सकती है।
यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट में एक तो कॉमन यूनिट दैट इज जाउल, ठीक है, जाउल जो है वो इसका कॉमन यूनिट है, SI यूनिट यूज करते हैं हम। और अगर आप इसको फर्दर कन्वर्ट करते हो, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एज वेल एज वॉट सेकेंड। इक्वेशन से अगर रिलेट करें इस बात को, W इज इक्वल टू FD, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, या फिर पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क फाइंड करना है, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वॉट सेकंड भी जाउल के इक्विवेलेंस में लिखे जाते हैं। इसी तरह से 1 जाउल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जाउल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। डायमेंशन इज ml²T-2। सो कंजर्वेटिव फोर्स कैन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। ऑलरेडी पॉइंट हमने डिस्कस भी किया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं। ओके, अब हम कुछ इक्वेशनल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ KE। अब फंडामेंटल इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले में हम रेशियो टेक्निक भी फॉलो करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जी, एज यू कैन सी द फॉर्मूला, हाफ mv² में 1/2 कांस्टेंट है, तो KE प्रोपोर्शनल टू mv² है। जब हम रेशियो बनाएंगे तो ये KE डैश ओवर KE, m डैश ओवर m, v डैश ओवर v का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। और अगर यहाँ v कांस्टेंट हो रहा है तो ये कैंसिल होने के बाद m डैश ओवर m, अगर m कांस्टेंट हो जाएगा तो इन दैट केस ये कैंसिल हो जाएगा, v डैश ओवर v का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ KE का तस्करा किया। अब हम KE एंड मोमेंटम को आपस में कंपैरिजन की फॉर्म में देखते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला आपको इसके डिराइव करके भी बताया था। KE इज इक्वल टू हाफ mv² फंडामेंटल फॉर्मूला है, और जब आप इसको मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आती है दैट इज इक्वल टू p² ओवर 2m। तो इसके अंदर भी आप वही कर सकते हैं, KE को E लिख लें, रेशियो बना लें, 2 कांस्टेंट है तो p² ओवर m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेशियो बनने पे E डैश ओवर E इज इक्वल टू p डैश ओवर p का होल स्क्वायर। m चूंकि इनवर्स है तो डैश के क्रॉस में डैश, विदाउट डैश के क्रॉस में विदाउट डैश आना चाहिए। फिर इसी तरह से अगर हम mv वाले फॉर्मूले से देखें, p इज इक्वल टू mv, और ये भी मैंने आपको अभी डिराइव करना सिखाया था। अगर आप इसका p एक साइड पर रखें, 2m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो p की इक्वेशन बनेगी 2m KE²। KE को हम E से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, p प्रोपोर्शनल टू √m इंटू √E, और रेशियो बनाने पे p डैश ओवर p इज इक्वल टू m डैश ओवर m का स्क्वायर रूट इंटू E डैश ओवर E का स्क्वायर रूट। अब आते हैं ग्राफ के हवाले से डिस्कशन की तरफ। ओके, इक्वेशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये काइनेटिक एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है। E इज इक्वल टू p² ओवर 2m। अगर हम यहाँ पे p को कांस्टेंट, 2 वैसे भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दो आपस में इनवर्स फैक्टर हो जाएंगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और रेशियो को जिस तरह बनेगी, ग्राफ हम जानते हैं इनवर्स वाला इस शेप का होता है। लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर एनर्जी, यकीनन जिसकी मास वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर p कांस्टेंट है, ये भी शर्त होनी चाहिए। अगला पॉइंट, अगर हम p एंड m को देखें, उसका फॉर्मूला हमें पहले रिव्यू करना पड़ेगा। वैल्यू फॉर p इज इक्वल टू 2m KE²। कांस्टेंट फैक्टर इज 2, और यहाँ पे कंडीशन हम पुट कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी E भी कांस्टेंट हो तो आप इसको भी कांस्टेंट कर दोगे, 2 भी कांस्टेंट है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अगर हम ग्राफ में p एंड m की बात करते हैं, ग्राफ में देखिए वेरिएबल्स p एंड m है। इफ आई अज्यूम दैट कि मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं p एंड स्क्वायर रूट m, तो अब तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट अगर हमने ग्राफ में p एंड m की बात करनी है तो इसका जो तरीका, एक शॉर्टकट होता है कि आप ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करो, जिस क्वांटिटी पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है आपने ग्राफ को उसकी तरफ बेंड कर देना, लाइक दिस। सो इट इज़ अ ग्राफ फॉर द मोमेंटम एंड द मास ऑफ द बॉडी इफ एनर्जी इज कांस्टेंट। ये इफ वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना आपने कि अगर ये वैल्यू p की कांस्टेंट है तो फिर इनवर्स ग्राफ बनेगा,
अगर E कांस्टेंट है तो फिर इस वक्त P और M के अंदर जो ग्राफ है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए लाइक दिस, वैल्यू उसमें इंक्रीज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट तस्वुर करेंगे, इफ m इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि E एंड P आपस में रिलेट किए जा सकते हैं, इक्वेशन से रिलेट करते हैं। के E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, P कांस्टेंट, यहाँ पे हम m जो है वो कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं, m भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सो के E इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अगर तो मैं यही वेरिएबल यूज करता हूँ, वी हैव के ई ऑन वाई एक्सिस, पी स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम स्क्वायर वाले फैक्टर को रिमूव करते हैं तो मुझे इसको लिखना चाहिए के ई स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल टू पी। तो ग्राफ जब इसका ड्रॉ किया जाएगा, के ई अगर तो स्क्वायर रूट एंड पी है, फिर तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट ग्राफ पे नहीं लगाते, हम कहते हैं जी सिर्फ के ई एंड पी का ग्राफ दें, तो इसका शॉर्टकट मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ग्राफ का स्टार्ट आप ओरिजिन से लें, जिस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसकी तरफ आपने ग्राफ को ऐसे बेंड कर देना है। सो ग्राफिकल शेप वुड बी समथिंग लाइक दिस इफ m इज कांस्टेंट फैक्टर। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ्स हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द कांस्टेंट फैक्टर्स के कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे सामने आएगी, इफ P इंक्रीजेस बाय n%, अगर बॉडी का मोमेंटम n% बढ़ता है तो उसकी एनर्जी में कितने परसेंट इजाफा होना चाहिए। तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n/100 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सो n वो वैल्यू है जिसके तहत मोमेंटम में इजाफा हो रहा है, तो जो भी n आपको देगा यहाँ पुट कर दोगे। और यही चीज अगर वो डिक्रीज की सेंस में कहेगा तो आपने इस प्लस के बजाय माइनस यूज करना है, इसको नहीं छोड़ना, ये वैसे रहेगा। इस प्लस को इंक्रीज के लॉजिक यूज करते हुए यूज करेंगे आप, डिक्रीज है तो माइनस यूज करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर एनर्जी, अभी इसका ऑपोजिट है क्योंकि दो फैक्टर्स हैं मोमेंटम एंड एनर्जी। यहाँ पे मोमेंटम अगर n टाइम्स बढ़ रहा है, n% बढ़ रहा है, तो इससे आप के ई का परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे थे। यहाँ पे एनर्जी में इंक्रीज n% है तो आप मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाह रहे हो, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, p इंटू होल स्क्वायर रूट 1 प्लस n/100 -1 इंटू 100%। इसकी लॉजिक देखिए वही है, अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ साइन प्लस लगाएंगे, अगर डिक्रीज परसेंटेज है तो साइन नेगेटिव आना चाहिए, जबकि ये साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं रिगार्डिंग द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू। इसको अप्लाई भी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल के। हम क्वेश्चन 10 देखते हैं यहाँ पे पहले। द डायग्राम शोज द masses एंड वेलोसिटीज ऑफ टू ट्रॉलीज अबाउट टू कोलाइड। After impact, they move together. What is the total KE of the trolleys after the collision? देखिए डायग्राम हमारे सामने बनी है, M1 V1 is given, M2 V2 is given. स्टेटमेंट ये है कि जब ये इम्पैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो दोनों एक तरह से स्टिक टुगेदर होके कॉमनली मूव करेंगे, टुगेदर मूव करेंगे। तो बताना ये है कि आफ्टर कोलिजन उनकी कॉमन KE या टोटल KE कितना होना चाहिए। ओके, अब KE का जो फॉर्मूला है, चूंकि ऑब्जेक्ट्स दो हैं, तो हम कह सकते हैं KE टोटल इज इक्वल टू KE1 प्लस KE2। हमें फाइंड करना है कोलिजन के बाद इसकी टोटल KE कितनी है। अब कोलिजन के बाद का मतलब हम सिंबॉलिकली डैशेस यूज कर लेंगे, KE1 डैश ऑफ द फर्स्ट ट्रॉली प्लस KE2 डैश ऑफ द सेकंड ट्रॉली। अब KE1 का फॉर्मूला हाफ M1 V1 डैश का स्क्वायर, क्योंकि कोलिजन के बाद के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर। अगर वो टुगेदर मूव करते हैं तो इसका मतलब है V1 डैश एंड V2 डैश कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V, ये कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। तो यही वैल्यू कब कन्वर्ट होने पे क्या बनेगी, हाफ M1 V स्क्वायर प्लस हाफ M2 V स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर निकालने यहाँ पे हाफ V स्क्वायर और M1 प्लस M2 मैसेज क्वेश्चन में गिवन है। सो KE टोटल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इसमें कॉमन वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। और प्रीवियस यूनिट में हम ये सिचुएशन देख चुके हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर M1 प्लस M2।
तो आप यही फॉर्मूला इसके अंदर रिप्लेस कर दो या इसको सॉल्व कर लो, वी का आंसर निकल आएगा आपके पास। और यही वैल्यू जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको टोटल के ई ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी। तो स्क्रीन पर भी सेम यही सोल्यूशन आप देख सकते हो। टोटल के ई फर्स्ट एंड सेकंड का सम होना चाहिए था, और हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। और ये डैशेज अगर ना भी शो करें तो अंडरस्टूड है कि हम कोलिजन के बाद वैल्यूज को देख रहे हैं। ओके, अब इस सिचुएशन में हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर, v स्क्वायर कॉमन वेलोसिटी है, तो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन आप ये इस्तेमाल करोगे। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे कॉमन वेलोसिटी निकलेगी 2, और यही रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो आपके पास फाइनल आंसर 12 जूल के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, proton, neutron, electron and alpha particle have same momentum. Which particle has greater kinetic energy? अब देखिए के ई को मोमेंटम से रिलेट करना है आपने, हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से नहीं देखना, क्योंकि मैंने भी बताया था कि हाफ एम वी स्क्वायर में अगर v कांस्टेंट हो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है, बट यहाँ उसने v कांस्टेंट नहीं बोला, p कांस्टेंट बोला, तो आप p वाला इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, के ई इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। नाउ p कांस्टेंट है 2, वैसे ही कांस्टेंट नंबर है तो ये इनवर्स हो जाएंगे। लेसर मास मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डेल्टा। क्वेश्चन 12, a car is driven along a level road, the total energy input from the petrol is equal to 60 किलोजूल। यानी कि गाड़ी में जो हम फ्यूल इंसर्ट करते हैं वो इक्विवेलेंट एनर्जी हमें कितनी दे रहा है, ये इनपुट एनर्जी है, इट इज इक्वल टू 60 किलोजूल। एंड कार वेस्ट 45 किलोजूल ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी एफिशिएंट इज द कार। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है आपने, इट इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100%। अब इनपुट हमें पता है, इनपुट इज इक्वल टू 60 किलोजूल है, बट आउटपुट डायरेक्टली गिवन नहीं है। स्टेटमेंट अगर गौर से देखिए, टोटल एनर्जी इनपुट थी 60 किलो, वेस्ट कितना हुआ 45 किलो, तो यूज कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप। सो ई इन माइनस ई वेस्टेड आपको ई आउट देगा जो यूटिलाइज हो रही है एनर्जी। सो ई इन माइनस ई वेस्टेड 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 किलोजूल, जबकि इनपुट वाज 60, तो 1/4 हो जाएगा ये, और 4 से जब 100 कैंसिल करेंगे 25% इज द करेक्ट आंसर। सो दैट बिकम्स ऑप्शन नंबर बीटा। Question number 13, car X is traveling at half the speed of car Y and car X has twice the mass of car Y. Which statement is correct? अब चूंकि यहाँ दो कंडीशंस हैं तो आपको रेशो बनानी पड़ेगी। के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 कॉन्स्टेंट फैक्टर रिमूव कर दें, के ई प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। अब हमें x और y को कंपेयर करना है तो रेशो उसी ही पैटर्न पे आप बना लोगे, के ई एक्स ओवर के ई वाई इज इक्वल टू एम एक्स ओवर एम वाई, और साथ में स्केयर है v पे, तो वी एक्स ओवर वी वाई का होल स्केयर। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में है वो आप पुट कर दोगे अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। कार x इज ट्रेवलिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ कार y, इसका मतलब है कि वी एक्स वो आपको बताना चाह रहा है, वी एक्स अगर रिप्लेस करें यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी वाई, एंड कार x हैज ट्वाइस द मास, इट मींस एम एक्स को डबल कर देंगे 2 टाइम्स एम वाई। ओके, अब एम वाई से एम वाई कैंसिल, वी वाई से वी वाई कैंसिल, यहाँ 2 है, 1/2 का स्केयर है, तो बाय सॉल्विंग इट बिकम्स 1/2। अगर के ई वाई को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स वाली कार की जो के ई है वाई के मुकाबले में कितनी है, दैट इज हाफ, ऑप्शन नंबर एफ। कार एक्स हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। नेक्स्ट परसेंटेज वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा था, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। अब फाइंड आपने करना है एनर्जी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू के ई, चूंकि यहाँ इंक्रीज है तो साइन प्लस 1 प्लस एन ओवर 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जस्ट आप यहाँ n रिप्लेस कर दो 20, सो रिप्लेसिंग n बाय 20 अगर 0 से 0 बैलेंस कर दो, आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉरी, 0 से 0 कैंसिल, 2/10 इज 1/5, इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इफ दैट इज a दैट इज b, होल स्क्वायर अप्लाई करने पे क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। ये फॉर्मूले का अपना -1 था, ये वाला ये वैसे रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/25 और ये 2/5, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, +1 और -1 होने के कैंसिल,
ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। इन दोनों को आप एलसीएम वाइज सॉल्व कर लो। एलसीएम लेने पे ये 11/25, 25 इंटू 400 होता है, तो 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44%। तो करेक्ट आंसर वाज बीटा। ऑप्शन देख सकते हो आप कि अगर हम मोमेंटम को 20% इंक्रीज करेंगे तो के ई 44% इंक्रीज होना चाहिए। Question number 15. Two unequal masses are tied together with a compressed spring. When spring is allowed to expand, then the two masses move apart with equal. देखिए स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया हुआ था, दो मैसेज इसके साथ अटैच थे M1 एंड M2। जैसे ही हम स्प्रिंग को फ्रीली एक्सपेंड करने देंगे, अब मैसेज ने मूव करना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये V1 से और ये V2 से मूव करेगा। ओके, अब बताना ये है कि जब हमने इसको एक्सपैंड होने के लिए फ्री कर दिया, कौन सी वैल्यू यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए? क्या वो स्पीड होनी चाहिए इनकी, क्या वो के ई होना चाहिए, क्या वो मोमेंटम होना चाहिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चार्ली बनता है। एज मैसेज आर अनइक्वल, देयरफॉर देयर डिस्प्लेसमेंट, देयर वेलोसिटी, देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी unequal with respect to each other. However, according to law of conservation of momentum, both will have same momentum. इसकी वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इफ द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ ऑल द सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू P ऑफ 2। तो एक्सटर्नल फोर्स देखे कहीं तो नहीं लगाई ना हमने इस पे, तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम होगा वो सेम होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर चार्ली, दे विल हैव द सेम मोमेंटम। अगर एक का मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो रहेगी। प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लें, M1v1 इज इक्वल टू M2v2। अगर M1 कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या M2 अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट दोनों का सेम रहना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, A stone of weight 4.0 Newton in the Earth gravitational field is moved from point P to Q and then to point R along the path as shown. How much potential energy does the stone gain? देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हो क्या लिखते हो? mg इंटू एच। एच क्या चीज़ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट है, हॉरिजॉन्टल या अब नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इनफैक्ट जब आप पॉइंट P से Q की तरफ, Q से R की तरफ जाते हो, ये डिस्टेंस हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 30 ही है। सो mg इंटू हाइट, mg बिकम्स वेट, तो वेट उसने आपको 4 न्यूटन दिया हुआ है, mg को वेट लिख लें 4, और हाइट हमें वर्टिकल चाहिए होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न्ड विद वर्टिकल एक्सिस। सो पुटिंग हाइट इक्वल टू 30, 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 जॉल। सो बाय दिस टेक्निक आप इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, A 4 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 meter per second. Its kinetic energy just before hitting the ground is. स्टेटमेंट का मतलब जरा डायग्राम से समझें। इट इज ग्राउंड सरफेस, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे इसकी एनर्जी कौन सी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसने मैक्सिमम हाइट पर जाना है, एक लम्हे के लिए स्टॉप करेगा, फिर इसने वापस भी आना है। वापस जब वो इसी पोजीशन पे दोबारा रीगेन करेगा तो इसकी अब न्यू के ई कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। चूंकि एनर्जी लॉसेस नहीं है, कहीं उसने एनर्जी लॉसेस एयर की बात नहीं की, मींस कि सेम हाइट के लेवल पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करना है तो इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के वो बराबर होना चाहिए। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mvi का स्क्वायर, जबकि vi क्वेश्चन में आपके पास गिवन था, दैट इज इक्वल टू 5। सो बाय सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला आप इसमें वैल्यूज पुट कर लोगे। ऑप्शन बीटा 50 जॉल वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर 18 स्टेटमेंट के मुताबिक ऑयल में से हम एक स्टील बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे थे। अब जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर 6 में टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे ऑयल फिल्ड है सारा, इस रीजन में पूरा ऑयल मौजूद है, एक स्टील बॉल यहाँ से नीचे गिर रही है। इस स्टील बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स है।
और जैसे ही ये बैलेंस हो रहेंगे तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो अगर ये v कांस्टेंट हो गया मींस दैट के ऑब्जेक्ट की स्टील बॉल की के ई कांस्टेंट होनी चाहिए। सो v कांस्टेंट मीन ई के कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज शोन बाय दिस लाइन। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है, पोटेंशियल एनर्जी एक तो फॉर्मूला mgh है बट वो हमें यहाँ सूट नहीं करेगा बिकॉज हम एनर्जी और टाइम का स्लोप इस्तेमाल कर लेंगे। सो इफ आई यूज द इक्वेशन ऑफ पावर, इनडायरेक्टली हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। पावर इज इक्वल टू एफ वी एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। फोर्स इस पे कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और वेलोसिटी के लिए हम इसमें v का फैक्टर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें ये e ओवर t है, और ग्राफ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेरिएबल्स एनर्जी ओवर टाइम के हैं। तो हम कह सकते हैं कि e ओवर t दरअसल क्या है? स्लोप ऑफ e डैश t ग्राफ है। यू कैन नेम दिस फैक्टर एज स्लोप ऑफ एनर्जी डैश टाइम ग्राफ। इट इज इक्वल टू एफ जी इंटू वी। अब ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये एम जी के बराबर होता है। वेट इक्वल टू एम जी, मैस भी चेंज नहीं हो रहा, जी भी चेंज नहीं हो रहा, वी भी चेंज नहीं हो रहा, वी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो अब कांस्टेंट स्लोप जो डाउटफुल ऑप्शन हो सकता था वो अल्फा और बीटा के दरमियान हो सकता था, बिकॉज के ई तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, के ई यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पोटेंशियल एनर्जी क्या इस तरह डिक्रीज होनी चाहिए, फिर इस तरह डिक्रीज होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर बीटा है। उसकी वजह के सोल्यूशन अभी हमने यहाँ चेक किया तो उससे पता चला कि जो एनर्जी ओवर टाइम का स्लोप है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन कांस्टेंट स्लोप की रिप्रेजेंटेशन है, ये कांस्टेंट स्लोप नहीं है। सो बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बीटा। Next question is, which graph best represents the relationship between kinetic energy of a moving object and its velocity? So we need to draw the graph between ke and velocity के इन दोनों में correct graph कौन सा होना चाहिए? Okay, अब देखिए इसमें 1/2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो ke is proportional to v square। बट हम ऑप्शन में देखें तो v स्केयर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम v स्केयर के लिहाज से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका स्केयर रिमूव करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूट लगाता हूँ, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक ऑप्शन ये है कि हम इसको लिखें v एंड के ई स्केयर रूट। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरी इस्तेमाल हो रही है, तो अभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ ही आएगा। बट इफ आई नीड टू फाइंड द ग्राफ बिटवीन v एंड के ई, स्केयर रूट नहीं है, तो अभी इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है, और जिस फैक्टर पे स्केयर रूट लगा हुआ है आपने लाइन का बेंड उसकी तरफ कर देना, तो लाइन कुछ इस तरह बनेगी। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर चार्ली एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर चार्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फॉर स्केयर रूट फंक्शन द क्वांटिटी ऑन विच स्केयर रूट इज प्रेजेंट, ग्राफिकल कर्व इज बेंड टुवर्ड्स दैट क्वांटिटी एज इन ऑप्शन नंबर चार्ली। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। हाँ जी, स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एज अ मैग्नीट्यूड बराबर है, एज अ क्वांटिटी नेचर वाइज बराबर नहीं है। फॉर्मूला पुट करें, के हाफ एम वी स्केयर होता है, पी इज इक्वल टू एम वी है। हमने वी निकालना था, एम से एम कैंसिल और एक वी से ये स्केयर कैंसिल, तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो पता ये चला कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो तो उसका मोमेंटम का जो भी आंसर होगा, के का नंबर या आंसर भी उतना ही होना चाहिए। यूनिट्स डिफरेंट होंगे बट मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम आएंगे। Question number 21. A trolley of mass 60 kg move on a frictionless horizontal surface and has a kinetic energy of 120 joule. A mass of 40 kg is lowered vertically into the trolley. The total kinetic energy of the system is. Statement समझते हैं। उसने कहा कि ट्रॉली का मास इनिशियली कितना था, 60 kg के बराबर था, और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी थी, दैट वाज 120। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ट्रॉली है, ये इसका इनिशियल मास है और इसकी इनिशियल के ई है।
स्टेटमेंट का अगला हिस्सा कि अगर हम इसके ऊपर एक लोड ऐड कर देते हैं, कुछ मैस हमने इसके ऊपर रख दिया जिसका मैस m2 है, अब सिस्टम को कलेक्टिव कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसकी न्यू के ई कितनी होनी चाहिए, तो आपको न्यू के ई इसको डैश बना दें, ये फाइंड करनी है जी। सिचुएशन के मुताबिक के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये वाला फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा। के ई इज इक्वल टू हाफ m 1/m, क्योंकि यहाँ p कांस्टेंट है। p कांस्टेंट क्यों है? p कांस्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, सिस्टम के अंदर जितनी फोर्सेज है वही इन्वॉल्व हैं, तो इन दैट केस p कांस्टेंट हो जाएगा। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक p कांस्टेंट, सो ये p हमने कांस्टेंट कर दिया तो m के साथ ही इन्वर्स हो जाएगा फैक्टर। हमें रेशियो वाइज इसका आंसर देखना है। के ई डैश ओवर के ई इज इक्वल टू m ओवर m डैश, क्रॉस में जो कि डैशेज हैं तो क्रॉस में आने चाहिए। डैशेज का मतलब है कि आफ्टर जब आपने लोड ऐड कर दिया होगा, विदाउट डैश का मतलब है जब उसमें लोड नहीं था। अब देखिए m का मतलब ये था कि जब उसमें लोड नहीं है तो वो 60 था, जब आप m डैश की बात करोगे वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, जो कि 60 प्लस 40 इज 120, 60 प्लस 40 इज 100, जबकि ये वाला जो के ई था हमारे पास, दिस के ई इनिशियल के ई हमारे पास 120 था, तो इस 120 को जब आप सॉल्व करोगे तो 72 जॉल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए मैं इसको दोबारा से कर भी देता हूँ। के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m है, p कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, सो के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। के ई डैश ओवर के ई डैश, इसका मतलब आफ्टर लोडिंग कंडीशन है, m ओवर m डैश। तो अब आप इसमें के ई डैश निकालना चाह रहे थे, के ई डैश इज इक्वल टू इनिशियल के ई वॉज गिवन 120, इनिशियल मैस वॉज 60, और इसी तरह से जो मैस हमने ऐड कर दिया था ये टोटल मैस आफ्टर लोडिंग है, 60 प्लस 40 ये 100 हो जाएगा, 60 ओवर 100। के ई डैश टोटल हमने फाइंड करना था 120, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 12 इंटू 6 बिकम 72। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हमने हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह हाफ एम वी स्क्वायर में के ई प्रोपोर्शनल टू एम कब होता, अगर वी कांस्टेंट है। अब जरा खुद सोचें कि अगर इस ट्रॉली को आप एक सर्टेन के ई से मूव करवा रहे हो, इसकी स्पीड वी भी है, आप इसके ऊपर एक हैवी लोड और डाल देते हो, यकीनन इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती, जो स्पीड पहले थी अब पहले से कम हो जाएगी स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू एम नहीं है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि यहाँ पी कांस्टेंट है। तो अब देखिए ये बहुत माइनर डिटेल है जिसको अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं कि हम ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि कांस्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। तो कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पी है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, पी कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर पी कांस्टेंट है तो एम पे इनवर्स रिलेशन बनना चाहिए। सो ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगी हमारे पास। So option beta 72 joule was the correct answer. Next question number 22 देखेंगे। A bomb of 9 kg explodes into two pieces of masses 3 and 6 kg. The velocity of 3 kg mass is 16 meter per second and kinetic energy of 6 kg mass will be। हाँ जी, डायग्राम देखिए मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ भी की है। पहले आप कोशिश क्या करें कि पॉज करके खुद आंसर गैस करें, खुद सॉल्व करें। स्टेटमेंट के मुताबिक 9 kg का एक सैंपल ये मैस था। अगर ये एक्सप्लोड होता है, एक बॉम्ब था जो एक्सप्लोड होता है, इसके दो पीसेस बनेंगे, 3 kg वाला पीस है और 6 kg वाला पीस है। 3 kg वाले पीस की जो के ई है, जो स्पीड है वो आपको बताई गई। आफ्टर एक्सप्लोजन वेलोसिटी ऑफ 3 kg मैस इज 16। बताना ही है कि इसकी के ई कितनी है। So we need to find KE of the 6 kg mass. इनको हम नाम दे सकते हैं if that is 1 and 2, यानी कि object 1 and object 2। तो हमने करना क्या है, total mass of the complete bomb was 9, M1 is given, V1 is given, M2 is given, KE2 of the second mass आपको फाइंड करना है। डैशेस का मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन फाइंड करना है। बाय फॉर्मूला अगर हम चलते हैं, KE2 is equal to half M2V2 का स्क्वायर। इट मीन्स के फंडामेंटल इक्वेशन अप्लाई करेंगे हाफ MV स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में देखें, हाफ है कांस्टेंट, M2 भी कांस्टेंट है जो कि स्टेटमेंट में 6 kg की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हमें ये V2 डैश रिक्वायर्ड है। अब ये V2 डैश कहां से निकलेगा? वी कैन फाइंड दिस फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम सेम होने चाहिए।
अब देखिए इनिशियल मोमेंटम चूंकि जब वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था तो जीरो होगा, पी आई बिकम जीरो, और जो फाइनल मोमेंटम है P1 डैश प्लस P2 डैश, जिसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। इसको पुट करते हुए एक चीज का जो हमने ध्यान रखना है वो साइंस का है कि अगर V1 डैश को V2 डैश को डायग्राम से देखें वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है। सो हम लेफ्ट वर्ड वैल्यू के साथ नेगेटिव यूज कर लेते हैं और राइट वर्ड वैल्यू जो कि V2 इस तरफ जा रहा है तो हम इसके साथ प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में सिर्फ ये V2 डैश अननोन फैक्टर है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो V2 डैश का जो आंसर निकलेगा दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनली पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 डैश इन द अबव फॉर्मूला, जब आप इसमें रिप्लेस करोगे तो KE फॉर द सेकंड मास आफ्टर कुलिंगम हाफ, M2 6 था, V2 डैश 8 निकला। सॉल्व करने पे 192 जॉल इज द करेक्ट आंसर।